नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज मैं अयोध्या में हूं और यहां से राम मंदिर निर्माण के पहले चरण की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, क्योंकि देश का जो फोकस है वो इस समय कोरोना पर है, कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ पर है और खबरदार में भी हमारा फोकस कोरोना पर रहेगा। 2 हफ्ते सुनने में बहुत छोटा वक्त लगता है, लेकिन कोरोना संक्रमण की नजर से देखें तो 2 हफ्ते में बहुत कुछ बदल जाता है। 2022 के शुरुआती 2 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर ने बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित किया। देश में कोरोना के एक्टिव केस इन 2 हफ्तों में 1 लाख से बढ़कर करीब 13 लाख हो चुके हैं। दिल्ली और मुंबई, इन दोनों महानगरों में कोरोना की लहर के जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं उन पर पूरे देश की नजर है। मुंबई में ऐसा लग रहा है कि तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है, जबकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30% के पार है। इन दोनों बड़े शहरों से आने वाले 15 दिनों के संकेत मिल रहे हैं। आप इन आंकड़ों को लेकर कितने भी चिंतित हो, कितने भी गंभीर हो, लेकिन भारत के 5 चुनावी राज्यों के नेता, कुछ नेता एक अलग ही दुनिया में, उनके लिए चुनाव रियल है और वायरस वर्चुअल। आज बीजेपी के बागी नेताओं का स्वागत लखनऊ में एकदम समाजवादी स्टाइल में हुआ और जबरदस्त भीड़ से भरपूर रैली को वर्चुअल रैली का नाम देकर चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। ये ऐसी रैली थी जिसका सिर्फ नाम वर्चुअल था, भीड़ रियल थी और वहां संक्रमण फैलने का खतरा भी एकदम रियल था। जब देश में संक्रमण को रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं, पाबंदियां लग रही हो, तब इस तरह की लापरवाही से भीड़ इकट्ठा करना कहां तक जायज है? और ये सब तब हो रहा है जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट शब्दों में 15 जनवरी तक रैली और पदयात्रा करने पर रोक लगाई थी। अब यह मामला प्रशासन और चुनाव आयोग के एक्शन के साथ साथ राजनीति के टकराव का विषय बन गया है। इसे हम डिकोड करेंगे। इसके अलावा कोरोना टेस्ट के अजब नियमों की गजब कहानी आपको दिखाएंगे। कोरोना की नई टेस्ट गाइडलाइंस को लेकर कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। नई गाइडलाइंस कहती हैं अगर आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो भी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोरोना के लक्षण महसूस कर रहे हैं तब भी टेस्ट करवाना जरूरी नहीं है। कोरोना टेस्टिंग सेंटर पर टेस्ट करवाने पहुंच रहे लोगों को बिना टेस्ट किए लौटाया जा रहा है। इन नई गाइडलाइंस की ग्राउंड टेस्टिंग आज तक की टीम ने की। और इसके बाद आपको अयोध्या में उस स्थान पर मैं ले चलूंगी जहां राम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। इस निर्माण पर पूरे देश की नजर है। राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का कार्य कहां तक पूरा हुआ है, इस निर्माण की एक स्टेटस रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये राम भक्तों के लिए आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट होगी। सबसे पहले लेकिन कोरोना से जुड़ी खबर देखते हैं। देश भर में कोरोना से जुड़े हुए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, उन्हें देखकर समझिए। क्योंकि पहले तो चर्चा ये चलती रही कि तीसरी लहर कब आएगी और अब तीसरी लहर की पीक का अंदाजा लगाना है इन आंकड़ों को देखकर। पिछले 24 घंटे में देश में 2,64,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जबकि कल एक दिन में ही 219 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमित कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 12,72,000 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में ही 1,54,000 से ज्यादा एक्टिव केस बढ़ गए हैं। पिछले 3 दिनों की स्थिति को देखें तो 12 जनवरी को कोरोना के 2,47,717 मरीज थे। 11 जनवरी को 1,94,720 मरीज आए थे। यानी हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से पीक की तरफ बढ़ रही है। कोरोना के पीक के बारे में एक्सपर्ट्स बता चुके हैं कि इस महीने के अंत तक कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अपने पीक पर पहुंचेगी, जब प्रतिदिन 4 से 8 लाख केस आएंगे। कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अभी भी देश के 5 राज्यों से ही मिल रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां 46,406 नए केस मिले हैं। दिल्ली में 24,383, कर्नाटक में 25,005, पश्चिम बंगाल में 23,467 और तमिलनाडु में 23,459 संक्रमित मिले। दिल्ली और मुंबई, ये 2 महानगर ऐसे हैं जिनके आंकड़ों पर पूरे देश की नजर है। मुंबई को लेकर यह माना जा रहा है कि वहां कोरोना की लहर का पीक गुजर चुका है। वहां आज 11,317 नए केस रिपोर्ट हुए। वहीं दिल्ली में कल के मुकाबले आज नए मामलों की संख्या कुछ घटी। हालांकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30% के पार है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली में कोरोना संक्रमण का पीक आ गया है या आने वाले दिनों में संक्रमण की लहर और ऊंची उठने वाली है? तो ये आंकड़े आपने देख लिए हैं, लेकिन इन आंकड़ों को देखकर भी अनदेखा अगर कोई करता है तो वो है हमारी राजनीतिक पार्टियां। अब चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जो रैलियां हैं वो नहीं होंगी 15 जनवरी तक। वर्चुअल रैलियां हो सकती हैं, वर्चुअल सभाएं हो सकती हैं, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियों ने इसे समझा? इसका उदाहरण आपको हम चंद तस्वीरों से दिखाने का प्रयास करते हैं।
समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में दूसरी पार्टियों से टूट टूट कर नेता जुड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा था 15 जनवरी तक रैली पदयात्रा भीड़ भरा आयोजन नहीं हो सकता। इस नियम को समाजवादी पार्टी ने एक अलग ही अंदाज में समझा। बीजेपी के बागी नेता आज धूमधाम से समाजवादी हुए तो एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की तस्वीरें बता रही हैं कि इसमें वर्चुअल जैसा कुछ था ही नहीं। इसकी भीड़ रियल थी और जो नियमों की धज्जियां उड़ रही थी वो रियल थी और जो संक्रमण फैलेगा वो भी रियल ही होगा। आचार संहिता लागू होने से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां इसी तरह के आयोजन करने में मगन थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद वर्चुअल शब्द का जो सजीव उदाहरण समाजवादी पार्टी ने पेश किया वो अनोखा है। बहुत बड़ी संख्या में सभी प्रमुख नेतागण आए हुए हैं। मैं उन सभी से आपके सामने बहुत बड़ी संख्या में सभी प्रमुख नेतागण आए हुए हैं। मैं उन सभी से आपके सामने ये समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़िए। गिनना शुरू किया तो यहाँ की भीड़ में शामिल लोगों की संख्या हजारों में पहुंचेगी। बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वर्चुअल रैली, प्रेस वार्ता। वर्चुअल शब्द सुनकर ज्यादा हाईटेक सोचने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल के नाम पर यहाँ बस एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है जिसमें सामने इकट्ठा भीड़ की तस्वीरें चल रही हैं। लोग एक दूसरे पर चढ़ने को तैयार हैं। कोरोना संक्रमण फैलाने वाले आयोजन कैसे होते हैं, ये इसका आदर्श उदाहरण है। ऐसी वर्चुअल रैली आपने कभी नहीं देखी होगी। क्लाउड टेक्नोलॉजी की रचना करने वाले धुरंधर ये तस्वीरें देखेंगे तो सिर पीट लेंगे। ये ऐसा वर्चुअल आयोजन है जिसका पेटेंट समाजवादी पार्टी के आयोजनकर्ताओं के पास है। देखिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में वर्चुअल का कार्यक्रम ज्वाइनिंग का था। किसी को बुलाया नहीं समाजवादी पार्टी ने, लेकिन लोग आए और लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगा करके काम कर रहे हैं। चुनाव की आदर्श आचार संहिता बनाने वाला इलेक्शन कमीशन ये तस्वीरें देखकर गहरे टेंशन में होगा। जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ साफ कहा था, रैली नहीं होगी, पदयात्रा नहीं होगी, रोड शो नहीं होगा। We are reducing the physical contact, physical availability, and we are saying that more and more virtual and virtual rallies. लेकिन यहाँ तो नेताओं को बीजेपी से निकालकर समाजवादी पार्टी में शामिल करने का जलसा चल रहा है। ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क। यहाँ तो साथ जिएंगे, साथ चुनाव लड़ेंगे, साथ संक्रमित होंगे वाली फीलिंग है। आप सोचिए 10 मार्च तक को यूपी चुनाव में ना जाने कौन सी पार्टी कौन कौन से नियमों को तोड़ फोड़ कर एक तरफ कर देगी। आचार संहिता के कोविड नियमावली कहती है कि रैली नहीं करनी और जिसने की उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की जानकारी इलाके के डीएम को दी जाती है। हमने इस भीड़ युक्त रैली पर उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम समाजवादी पार्टी के दफ्तर गई, उसकी रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। उस समय हमारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा वहाँ वीडियोग्राफी कराई, उनके लोगों को वहाँ से जाने के लिए निर्देशित किया। फिर वो लोग सब चले गए, धीरे धीरे चले गए। उसके बाद उस संबंध में जिन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसमें विवेचना करके कार्रवाई की जाएगी। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कोरोना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे में ही 2,67,000 से ज्यादा केस आए हैं। यूपी का हाल भी खराब है। यूपी 59 राज्यों में शामिल है जहां संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और जिन्हें लेकर मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच मंथन हुआ था। पिछले 3 दिन की स्थिति भी देख लीजिए।
13 जनवरी को यूपी में ही 14,765 कोरोना संक्रमित मिले थे। इसमें 2,113 केस केवल लखनऊ में ही मिले थे। इसके अलावा 12 जनवरी को 13,592 मरीज और 11 जनवरी को 11,068 मरीज मिले थे। यानी यूपी में संक्रमण अपने आप में विस्फोटक होता जा रहा है। लेकिन इस वर्चुअल रैली में बीजेपी के बागी और समाजवादी पार्टी के साथी बने नेता हाथों में हाथ डाले एडवांस में विजय का उद्घोष कर रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, इनका सुपड़ा साफ होगा। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। जाहिर है इस तथाकथित वर्चुअल रैली पर राजनीतिक हमले शुरू हो गए। एंट्री में करते ही उन्होंने कोरोना का कोहराम फैलाना शुरू कर दिया। तो हमारा तो यही कहना है कि भैया आप भी संक्रमण से बचो और जिस पार्टी में आप गए हो उस पार्टी को भी संक्रमित मत करो। आप जो है वो अपने पॉलिटिकल गोल के लिए सारे प्रोटोकॉल को तोड़ोगे। आज उस उत्तर प्रदेश की कोविड की लड़ाई को कमजोर करने के लिए भी एक प्रकार से इस रैली को किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को सुनिश्चित करनी चाहिए। नियमों के मुताबिक 15 जनवरी तक किसी भी रैली पर रोक थी, लेकिन इस नियम की धज्जियां समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली ने उड़ा दी। अब अगर इसी तरह चुनाव आयोग के नियमों का पालन होगा तो 10 मार्च को राजनीतिक नतीजे जो भी आए, लेकिन उससे पहले कोरोना संक्रमण के जो नतीजे आएंगे वो शुभ नहीं होंगे। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। अखिलेश यादव एक बहुत पढ़े लिखे नेता है, इंजीनियरिंग की डिग्री है उनके पास। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से उन्होंने पर्यावरण इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। अब वर्चुअल का मतलब उन्हें नहीं पता होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बहरहाल कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं। 2,500 कार्यकर्ता जो कि उस रैली में शामिल थे, उन पर लखनऊ के उसी क्षेत्र के थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और महामारी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। हालांकि सीधे तौर पर हम कहें तो ऐसा नहीं है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने, सिर्फ जिस तारीख को चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान हुआ तारीखों का कि आप 15 तक नहीं कर सकते, उससे ठीक पहले तक तो सभी पार्टियों ने बड़ी बड़ी रैलियां की जब कोरोना का संक्रमण था। लेकिन अगर आप चुनाव आयोग की दी हुई तारीख को अनदेखा करते हैं उसकी और अनुशासनहीनता उस तरह की दिखती है तो फिर कार्रवाई आवश्यक हो जाती है। बहरहाल सिर्फ ये नहीं है, हम और 2 आयोजनों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और जिससे आपको जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं और जो चुनाव आयोग की तरफ से जो कहा जाता है उसके बीच का विरोधाभास, आप आचार संहिता के बीच का विरोधाभास आप समझेंगे। आज मकर संक्रांति है। इस मौके पर माघ मेले का आयोजन प्रयागराज सहित कई जगहों पर हो रहा है। इनमें से एक तस्वीर माघ मेले की है, दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले की। ये आयोजन भी कोरोना संक्रमण के विस्फोट के बीच हो रहे हैं। पवित्र स्थान के लिए पहुंचे लोगों में कोरोना संक्रमण का डर नहीं है। तस्वीरों से लगता है कि श्रद्धालु सिर्फ संक्रांति से जुड़ी आस्था के बारे में सोच रहे हैं, संक्रमण के बारे में नहीं। इतनी भीड़ के बीच कोविड प्रोटोकॉल का कैसे और कितना पालन हो रहा है समझा जा सकता है। और यही एक विरोधाभास। चुनाव में सख्ती हो जाती है, दिल्ली सहित कई महानगर सख्त पाबंदियों में चले जाते हैं, लेकिन महामारी के इसी दौर में मेले पूरी धूमधाम के साथ चलते रहते हैं। वैसे बात सिर्फ मेलों की नहीं है। दिल्ली के एम्स जैसे बड़े अस्पतालों के बाहर भी कोरोना नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। जब चारों तरफ लापरवाही की ऐसी लहर हो तो फिर संक्रमण की लहर उठने पर हैरान भी नहीं होना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल के सबवे के अंदर। आपको एक तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जहां दिल्ली में हर जगह कोरोना की पाबंदियां लगाई जा रही हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, तो वहीं देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसके सबवे के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग मजबूरी में एक साथ सोने के लिए मजबूर हैं। ये तमाम लोग देश के अलग अलग राज्यों से इलाज कराने के लिए एम्स पहुंचे हुए हैं, जहां पर इनको मजबूरन कड़ाके की ठंड में कोरोना के संक्रमण के बीच जो है वो फिलहाल सोना पड़ रहा है। कोरोना दिल्ली में तेजी के साथ फैला हुआ है। यहाँ पे आसपास सब एक साथ सो रहे हैं। कोरोना संक्रमण हो गया, जान का जोखिम नहीं हो लगता? सर इलाज कराने के लिए आए सर, इलाज भी तो जरूरी है सर। इलाज
इनको आँखों में ज़रूरी है सर, ट्रीटमेंट हो रहा है सर, इलाज कराना ज़रूरी है सर। हम लोग गरीब है सर, आना जाना बार बार कैसे करेगा। सबवे में आप रह रहे हैं, खुले में आप सो रहे हैं, डर नहीं लगता कि कोरोना का संक्रमण अगर फैल गया तो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? डर तो लग रहा है सर, अब मजबूरी है तो क्या करे, कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास। यहाँ किधर जाए, डॉक्टर साहब के दिखाए, इसके बाद बोले 1 महीने के बाद। कोई आपका टेस्टिंग वेस्टिंग होता है यहाँ पर जब अस्पताल के अंदर जाते हैं या दिल्ली आए थे, कोई टेस्टिंग वेस्टिंग हुआ आपका? नहीं, टेस्टिंग इसका बच्ची का आर्टिफिशियल जांच हो गया। ये पूरे एम्स के अंडरपास की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों की दिक्कतें तो रहती हैं। पहली लहर जब कोरोना की आई थी उस समय से देखा गया था कि अस्पताल के बाहर जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित होते हैं उनके इलाज पर एक तरह से अंकुश लग जाता है, और ये वाकई बहुत कठिन समय है जिसमें सब जी रहे हैं। इसके साथ ही कुछ रिसर्च जो कोविड को लेकर होती है उस पर भी हम नजर डालते हैं। हवा के संपर्क में आने के बाद ये जो कोरोना वायरस है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसे लेकर जो चीजें बताई गई हैं वो समझिए। जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, देर तक बिना मास्क लगाए संक्रमित लोगों के बीच रहते हैं, कोरोना वायरस तेजी से फैलता चला जाता है। संक्रमण फैलने को लेकर अलग अलग रिसर्च चल रही है। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के एरोसोल रिसर्च सेंटर के एक ताजा शोध के नतीजे आए हैं और इनमें पता चला है कि हवा में 20 मिनट बाद वायरस अपनी 90% क्षमता खो देता है। रिसर्च में यह भी कहा गया कि जिस जगह पर ह्यूमिडिटी का स्तर 50% से कम होता है वहां 5 सेकंड के अंदर वायरस की संक्रमण क्षमता कम हो जाती है। ठीक ऐसे ही एक ह्यूमिडिटी लेवल 90% से ज्यादा है, वहां वायरस धीरे धीरे अपनी क्षमता खोता है। यानी अगर मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और वैक्सीन लगी हो तो इस वायरस के किसी भी वेरिएंट को हराने में सफलता मिल सकती है। तो कोरोना की शुरुआत से ही ये बताया गया कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि अगर आपको लक्षण लग रहे हो तो जाइए टेस्ट करवाइए। लेकिन अब आईसीएमआर ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर आप किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए हैं तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये कहा गया है कि अगर आप लक्षण महसूस कर रहे हैं तो भी आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अब लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, जिन्हें ये अब तक कहा जा रहा था कि जाइए टेस्ट कराइए अगर लक्षण है। दिल्ली के अलग अलग टेस्टिंग सेंटर्स के बाहर क्या आलम रहा, क्योंकि बहुत लोगों को लौटना पड़ रहा था उसको टेस्ट करने के लिए, यानी कि टेस्ट को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे टेस्ट करने के लिए हमारी तमाम टीमें आज इन टेस्टिंग सेंटर्स के बाहर पहुंची। परीक्षा सेंटर में कोविड रिपोर्ट दिखानी है, टेस्ट नॉट अवेलेबल। जो सिम्टम्स वाले पेशेंट है उन्हीं का करना है। आयुष्मान की गाइडलाइन सही है और 60+ अबव का उनका टेस्ट होता है। ऑफिस वालों ने कोविड रिपोर्ट मांगी है, टेस्ट नॉट अवेलेबल। प्राइवेट सेक्टर्स में भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि अवेलेबिलिटी ही नहीं मिल रही है। 7 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था, दोबारा टेस्ट नॉट अवेलेबल। Now I'm asking ki do my test and let me know whether I became negative or not. They said ki no, we will not do that. विदेश यात्रा पर जाना है, टेस्ट नॉट अवेलेबल। आपके पास टिकट है इंटरनेशनल है ना, मैं दिखाना। ये आईसीएमआर की नई गाइडलाइन से पैदा हुए कंफ्यूजन का वायरस है जिससे लोग संक्रमित हो रहे हैं। टेस्ट सेंटर पर पहुंच रहे लोगों में इस कंफ्यूजन का वायरस लोड काफी हाई है। लोग जो यहाँ पर टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं वो यहाँ से वापस जा रहे हैं टेस्ट कराए बगैर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है आईसीएमआर की वो नीचे तक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मालूम है लेकिन लोगों को पता नहीं है। पर दफ्तर वाले या एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले लोग तो इन चीजों का जो रिपोर्ट है वो मांग रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले राहुल को कोस्ट गार्ड का एग्जाम देना है जिसके लिए उन्हें 19 जनवरी से पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट करानी है, जिसके बिना वो परीक्षा में नहीं बैठ सकते। लेकिन वो दिल्ली के टेस्टिंग सेंटर्स पर कोविड टेस्ट करवाने की परीक्षा ही पास नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर ने नहीं बोला, एक्चुअली मेरे को सबमिट करना होगा। आई थिंक मे बी मेरे को रिपोर्ट चाहिए था वेदर आई एम पॉजिटिव और नॉट, सो आई एम लुकिंग फॉर माय रिपोर्ट। पेशेंट की डिमांड पर टेस्ट नहीं होगा, आप डॉक्टर से लिखवा के लेके आइए। If I go any private institute, so they will charge me about 800. So why I can pay that much amount? What if I am asymptomatic then? मेरे को तो डिसअपॉइंट होकर जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को 19th को, तो मैं कैसे रिस्क ले सकता हूँ इसके लिए। तो मे बी शायद they will not allow me to enter in that examination.
यह आईसीएमआर की उन नई गाइडलाइंस का साइड इफेक्ट है जिसका मकसद गैर जरूरी टेस्टिंग को कंट्रोल करना है। लेकिन टेस्टिंग सेंटर्स पर लोगों के पास टेस्टिंग करवाने की अपनी अपनी वजह है और ये वजह इतनी भी गैर वाजिब नहीं है। Actually, I'm working in banking sector, so I was on leave from past 3 to 4 days because I was getting some इस तरह के कंडीशंस थे। मुझे लगा कि मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। बैंक वालों ने भी बोला कि आपको विदाउट रिपोर्ट वी कांट गिव यू परमिशन टू एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि यू नीड टू टेक द अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, सो आई जस्ट आस्क्ड देम कि कहाँ मिलेंगे डॉक्टर। अब तक टेस्टिंग सेंटर्स पर बिना कुछ ज्यादा पूछताछ किए टेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब टेस्ट से पहले टेस्ट करवाने आए लोगों को ही अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। आईसीएमआर ने कहा है कि लक्षण नहीं तो टेस्ट नहीं, लेकिन कोई प्रतियोगी परीक्षा देनी हो तो टेस्ट रिपोर्ट जरूरी है। आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड पेशेंट के संपर्क में आने पर भी टेस्ट जरूरी नहीं है, लेकिन अस्पतालों में टेस्ट रिपोर्ट के बिना इलाज नहीं होता। आईसीएमआर ने कहा है कि कोरोना की पुष्टि के 7 दिन बाद दोबारा टेस्ट जरूरी नहीं, लेकिन ठीक होने के बाद ऑफिस ज्वाइन करो तो टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। जाहिर है आईसीएमआर की गाइडलाइंस में कई प्रैक्टिकल सवालों पर कंफ्यूजन है। ऐसी हालत में आम आदमी करे तो क्या करे? ये बुजुर्ग अपने बेटे के साथ टेस्ट करवाने आए हैं। इन्हें 7 दिन पहले कोरोना की पुष्टि हुई थी, लेकिन वो ठीक हुए हैं या नहीं ये पता लगाने के लिए टेस्ट करवाने की इजाजत नई गाइडलाइंस नहीं देती। Actually, 7 days ago I came here and I got test positive. Now, since the 7 days period has completed and I have to go to the work and I have to sit with my family also, till that time I was a home quarantine. Now I'm asking ki do my test and let me know whether I became negative or not. No. They said ki no, we will not do that. दिल्ली के साकेत में एक टेस्टिंग सेंटर में जब हम पहुंचे तो वहां मौजूद आबिद मुंशी को विदेश जाने के लिए जरूरी कोविड टेस्ट करवाने के लिए टेस्ट सेंटर में मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। They are just telling me that I don't need a test. Okay. They only testing symptomatic. Okay. And you have a particular problem. You're traveling, you said? Yes, I'm traveling in a couple of days, and I was faint positive last week, so I did couple of rapid tests. It came negative, but I want to be sure with the RT-PCR. Okay. And they are saying that they will not test. No, now I think they'll be doing it now. आपके पास टिकट है इंटरनेशनल? हाँ जी है ना, मैं को दिखाना। दिल्ली के टेस्टिंग सेंटर्स पर जितनी वजह लोगों के पास टेस्ट करवाने की हैं, उतने ही नियम सेंटर्स पर टेस्ट न करने के हैं। जो सिम्टोमेटिक लोग हैं उन्हीं का टेस्टिंग करते हैं ना, हम लोग एक्स्ट्रा नहीं करते। इसकी तुलना में ज्यादा लोग आ रहे हैं क्या यहाँ कराने के लिए? अब लोग ज्यादा आ रहे हैं, पहले लोग नहीं आते थे, हम लोग बुलाते थे टेस्टिंग के लिए, कोई नहीं आता था। अब तो बहुत लोग आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए, पहले तो बुला के लाते तब भी कोई नहीं आता, तो सब आ रहे हैं। क्या कारण देते हैं? ज्यादातर सिम्टोमेटिक होते हैं या फिर क्या कारण देते हैं? मतलब दोनों, मतलब 50-50 है। मोस्टली लोगों को आजकल ऑफिस में चाहिए होता है ना, ऑफिस में चाहिए या हम जहाँ काम करें उनके लिए इनको चाहिए होता है। नई गाइडलाइंस के बाद सेंटर पर टेस्टिंग किट्स की सप्लाई भी घट गई है। आज तक की टीम एक ऐसे टेस्टिंग सेंटर पर पहुंची जहां टेस्टिंग किट ही आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। जिन लोगों के टेस्ट करने की इजाजत नई गाइडलाइंस में दी गई है, उन लोगों के लिए भी टेस्ट किट की कमी पड़ गई है। I have throat infection. I don't want to risk it. So me, my wife, both we wanted to get it tested rather than staying in ambiguity. हमारे पास जो टेस्टिंग किट्स यहाँ पर सेंटर्स पर इनके पास आती हैं, वो सिर्फ अब 70 अलॉट की जा रही हैं, जो कि इससे पहले 150-200 किट्स अलॉट की जाती थी, और बल्कि प्रेशराइज भी किया जाता था कि आपको कम से कम इतने लोगों को टेस्ट करना है। आईसीएमआर की नई गाइडलाइन से पैदा हुए कंफ्यूजन के किस्से दिल्ली के तमाम टेस्ट सेंटर्स पर बिखरे पड़े हैं। टेस्ट करवाने की वजह कम पड़ गई हैं और ना करने के नियम ज्यादा हो गए हैं। अधिकारियों के पास कहने के लिए बस यही 100 बातों की एक बात है। लेटेस्ट आईसीएमआर गाइडलाइंस के अनुसार हमारी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट की गई है। उसके तहत सिर्फ सिम्टोमेटिक जो लोग हैं, जिनको फीवर, कफ या ऐसे कोई कोविड के सिम्टम्स हैं, वो टेस्ट किए जाएंगे। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनको टेस्ट किया जाएगा। या फिर जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं कंफर्म्ड पॉजिटिव केसेस के,
हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हो गए जो कि 60 ईयर्स से ऊपर की एज ग्रुप में आते हैं, या फिर किसी को सिवियर कोमॉर्बिडिटी है, कोई और कंडीशन है जो उनको और ज़्यादा वल्नरेबल बनाती है, वो टेस्ट किए जाएंगे। दिल्ली में गुरुवार को 28,000 से ज्यादा नए केस आए, जिसने दूसरी लहर में एक दिन में आए नए केस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर 3 में से 1 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तब आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस को लेकर लोगों में कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी है कि क्या सरकार केस के नंबर कम दिखाने की कोशिश कर रही है। मिलन शर्मा, आज तक। सीधी सी बात थी कि अगर मामले बढ़ रहे हैं तो टेस्टिंग भी बढ़ेगी, लेकिन कल यानी गुरुवार को 98,000 यानी 98,000 टेस्ट किए गए थे और आज वो आंकड़ा घटकर 79,000 यानी 79,000 हो गया है। अब इसके पीछे कुछ हद तक तो आईसीएमआर की वो गाइडलाइंस भी है और इस कारण जो लोग हैं जो टेस्टिंग से लौटाए भी जा रहे हैं, अब लोगों का जो रुझान है वो सेल्फ टेस्टिंग किट्स की ओर भी बढ़ रहा है। इन सेल्फ टेस्टिंग किट्स के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। दिल्ली में इन दिनों रोजाना लगभग 5 से 10 हजार सेल्फ टेस्टिंग किट्स की बिक्री हो रही है, जबकि कुछ दिन पहले तक ये डिमांड लगभग न के बराबर थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसकी कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि लोग अब लैब्स में टेस्टिंग के लिए 24 से 48 घंटे का इंतजार करने से बच रहे हैं, घर पर ही सेल्फ टेस्टिंग किट से टेस्ट को प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि सेल्फ टेस्टिंग किट के कई फायदे तो हैं, कुछ नुकसान भी हैं। टेस्टिंग किट का फायदा यह है कि घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं, नुकसान यह है कि खुद से सैंपल लेने में गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। आरटीपीसीआर या किसी भी दूसरे टेस्ट के मुकाबले ये टेस्ट किट सस्ती है, लेकिन लैब में टेस्ट के मुकाबले होम टेस्ट किट की एक्यूरेसी कम है। सेल्फ टेस्टिंग किट के जरिए लैब जाए बिना टेस्ट हो जाता है, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद लोग आरटीपीसीआर नहीं करवाते। सेल्फ टेस्ट किट से रिपोर्ट तो 15 मिनट में मिल जाती है, लेकिन अक्सर लोग पॉजिटिव आने पर खुद इलाज करने लगते हैं, प्रशासन को सूचना नहीं देते। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इन किट्स को इस्तेमाल कर रहे लोग अपनी जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से सरकार के पास उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, जबकि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी निगरानी रखना जरूरी है। ऐसे में सेल्फ टेस्ट किट की बढ़ती हुई डिमांड ने सरकार और डॉक्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। इसे सिर्फ दिल्ली जैसे महानगर का ट्रेंड मत समझिए, ये दिल्ली सहित तमाम शहरों का सच है। तो मैं इस समय अयोध्या में हूं और यहां पर श्री राम मंदिर निर्माण की स्थिति क्या है वो आज हम आपको दिखाते हैं। लगातार वहां पर हर एक शिफ्ट में यानी कि दिन में 24 घंटे निर्माण का काम चल रहा है, क्योंकि लक्ष्य क्या है कि 2024 से पहले ये निर्माण हो जाए। और वहां पर काम करने वाले तमाम लोगों ने हमसे यही कहा कि दिसंबर 2023 तक निर्माण का ये काम पूरा हो जाएगा। अब किस तरीके से होगा, अब तक का निर्माण कहां तक पहुंचा है, ये सारी चीजें देखिए इस रिपोर्ट में। जिस पावन भूमि पर इस समय हम खड़े हैं, ये वही जगह है जहां पर राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। ये निर्माण कार्य देखकर नीरस जरूर लगता है, लेकिन ऐसा समझिए कि 2025 तक जो तस्वीर हमारे सामने होगी वो एक भव्य राम मंदिर की होगी। उससे पहले जो काम हुआ है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है, पहले चरण का कार्य पूरा हुआ है और अब फरवरी से दूसरे चरण का काम शुरू होगा। दूसरे चरण में यहां पर प्लिंथ डाली जाएगी, लगभग 21 फीट ऊंचाई उसकी बताई जा रही है। इसमें 5 महीने का समय लगेगा। प्लिंथ पड़ने के बाद ही उस पर गर्भगृह का निर्माण होगा। सबसे महत्वपूर्ण स्थान एक मंदिर में वो गर्भगृह जिसका निर्माण यहां पर होगा। उसके साथ ही 2023 दिसंबर का लक्ष्य है कि जो भक्त हैं वो अपने भगवान के दर्शन के लिए यहां आ पाएंगे, लेकिन तब तक भी पूर्ण रूप से मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न नहीं हुआ रहेगा। उसके लिए 2025 की प्रतीक्षा करनी होगी। 2025 में रामलला का भव्य मंदिर अपने पूर्ण रूप में यहां पर तैयार होकर खड़ा हो जाएगा। ये बीच का जो प्रांगण आप देख रहे हैं और जो उठी हुई भूमि का हिस्सा आप देख रहे हैं, वहां पर मंदिर का निर्माण होगा। इसके आसपास प्रांगण का विकास होगा। आसपास जो पूरी आप समतल भूमि देख रहे हैं वहां पर प्रांगण का विकास होगा और उसके आसपास जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि एक सांस्कृतिक गलियारा यहां पर तैयार रहेगा, जहां पर जो लोग आते हैं वो रामलला के जीवन के दर्शन कर सकते हैं। उस तरह के प्रबंध यहां पर किए जाएंगे। यानी कि समझ लीजिए कि यहां पर भी एक कॉरिडोर नुमा शक्ल ही आपको नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मजदूर खड़े हैं वो रह कर जैसे ही एक कार्य उनका संपन्न होता है वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये अद्भुत दृश्य है जो और किसी जगह आपको उस तरीके से नजर नहीं आती है। लेकिन पहले चरण के पूर्ण होने के साथ ही उत्साह सब में भरपूर है।
बहुत कम जगह हमने देखा है कि जो काम करने वाले होते हैं वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं जैसे ही कोई काम पूरा हो जाता है। यहाँ पर आप लोग अपनी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी देख रहे हैं जितना आस्था भी मुझे यहाँ पे काम करने वाले लोगों में दिख रही है। ना यहाँ पे तो सब लोग तो बहुत हैप्पी है एवं फोर्सफुली माने जोश लेके काम कर रहा है क्योंकि ये श्री राम जन्मभूमि का है तो ये तो बहुत आकर्षणीय केंद्र स्थल है। हमारा सर्विस लाइफ में मैं जिसको ही बोलता हूँ वो बोलता है अरे तुम तो बहुत लाकी है जो इस जगह में आ गया है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। सर क्या मुश्किलें आ रही हैं? बताया गया कि पहले जमीन के नीचे बहुत रेतीली सी मिट्टी भी मिली थी। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे डिजाइन एनालिसिस हुआ था तो सोचा गया था जो पाइलिंग करके कंक्रीट होगा, लेकिन इसमें जो सॉइल कंडीशन देखा दिया है तो उसमें पाइलिंग का ये कैंसिल हो गया। ठीक है, पाइलिंग कैंसिल होने के बाद यहाँ पे एक्सकवेशन करके इंजीनियरिंग फिलिंग हुआ है जिसको RCC बोलता है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ये जो आप लेवल देख रहा है वहाँ पे वो है कंक्रीट हुआ, उसमें से ऑलमोस्ट 52 फीट डेप्थ में गया है कंक्रीट जिसका क्वांटिटी हुआ है ऑलमोस्ट 1,32,000 MQ। ठीक है, तो 1,32,000 MQ कंक्रीट खत्म करने के लिए 4 से 4.5 महीना लगा था। उसके बाद अभी जो रैप देख रहा है 1.5 मीटर हाइट का इसी का कंक्रीट चल रहा है, ये भी ऑलमोस्ट 9,000 MQ का आसपास है, वो भी आपका जनवरी एंड में खत्म हो जाएगा। इसका बाद 6 लेयर को स्टोन बैठेगा जिसका हाइट मतलब ऑलमोस्ट 20 फीट हाइट स्टोन बैठेगा, जैसे मिर्जापुर स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन मिलके 6 लेयर होने के बाद उसका वो होगा फ्लोर लेवल। तो फ्लोर लेवल से ऑलमोस्ट 160 मीटर हाइट में वो मंदिर का चूड़ा बनेगा। 3 लेवल का स्लैब होगा। ठीक है, ये समझे कि ये पहला चरण पूरा हो गया है, फर्स्ट फेज जिसको कहेंगे कि जो नींव पड़ अभी जो कंक्रीट स्टेज चल रहा है इसका बाद पत्थर का काम शुरू होगा। ठीक है, फर्स्ट फेज नहीं मानेंगे? नहीं, फर्स्ट फेज नहीं। फर्स्ट फेज आप फेज वाइज बोलेगा तो आप एक लेवल वाइज बोल सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, उसके बाद पत्थर का काम शुरू होगा। और सबसे बड़ा ये चीज है यहाँ पे कोई कंक्रीट का काम नहीं होगा, अब जब से पत्थर का काम शुरू हो जाएगा इस लेवल से पूरा पत्थर का स्लैब होगा, सब कुछ होगा। जिस रफ्तार से चल रहा है काम वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोगों ने उम्मीद की थी? हाँ, एज पर शेड्यूल हिसाब से ठीक ही चल रहा है। यानी 2025 में मंदिर यहाँ पर देखेंगे? बाई 23 दिसंबर ये मंदिर चालू हो जाएगा। दर्शन के लिए लोग आ पाएंगे? अवश्य। ये पार्ट ए में मंदिर का यह है। पार्ट बी में क्या हुआ, इसके एसेसरीज जो होता है, धर्मशाला होता है, लंगर खाना, लाइब्रेरी, म्यूजियम, वो सब होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2, 3 साल 4 साल लगेगा। एक समय था जब इस क्षेत्र में आने के लिए कैमरे क्या आम भक्तों को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। मुश्किलें तो अभी भी आ रही हैं, लेकिन लोगों को कम से कम ये आश्वासन है कि रामलला एक टेंट में नहीं है, तिरपाल में नहीं है, बदलने के लिए रोज नए नए वस्त्र उन्हें मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या 30 बार आ चुके हों अपने कार्यकाल में तो हर दफा वो यहाँ के कामकाज का निरीक्षण भी करते हैं कि क्या सब कुछ समयबद्ध तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। कुछ ही समय में जब यहाँ पर मंदिर आकार लेने लगेगा तब यही धरती आपको बहुत अलग नजर आएगी। अभी एक ढांचा है, लेकिन निर्माण पूरा होते ही ये आस्था का एक ऐसा केंद्र में परिवर्तित हो जाएगा जिसकी ओर समूची दुनिया की निगाहें रहेंगी। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।